1960 के दशक में जब लोग रात के आसमान में वीनस को देखते थे तो वह किसी भी तारे से ज्यादा चमकीला दिखाई देता था। दूर से वह शांत और सुंदर लगता, मानो अंधेरे आकाश में टंगा कोई चमकता हुआ मोती हो। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसी पहेली छिपी थी जिसने वैज्ञानिकों को बेचैन कर रखा था। उस ग्रह को चारों ओर से ढकने वाले घने बादल इतने सघन थे कि कोई भी टेलीस्कोप उसकी सतह की एक झलक तक नहीं देख पाता था। हर तस्वीर में सिर्फ सफेद धुंध दिखाई देती थी। यही रहस्य सबसे बड़ा सवाल बन गया था। क्या उन बादलों के पीछे एक साधारण दुनिया छिपी थी या फिर कुछ ऐसा जिसे प्रकृति जानबूझकर नजरों से दूर रख रही थी? उस समय तक किसी को सही जानकारी नहीं थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि वीनस पर दलदल हो सकते हैं, कुछ को लगता था कि वहां समुद्र होंगे। कई लोग तो यह भी सोचते थे कि वहां जीवन की शुरुआत जैसी परिस्थितियां मिल सकती हैं, क्योंकि आकार में वीनस लगभग पृथ्वी जैसा ही था। उसका आकार, उसका द्रव्यमान, उसकी दूरी सब कुछ पृथ्वी से मिलता जुलता था, इसलिए उसे अर्थ ट्विन कहा जाने लगा। लेकिन असली समस्या थी तापमान। रेडियो संकेतों से मिले शुरुआती डेटा बता रहे थे कि वीनस की सतह बेहद गर्म हो सकती है, शायद सैकड़ों डिग्री सेल्सियस तक। बाद के अनुमानों ने इशारा किया कि तापमान इतना ज्यादा हो सकता है कि सीसा भी पिघल जाए। यह बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। अगर ग्रह पृथ्वी जैसा है तो इतना गर्म कैसे हो सकता है? यहीं से एक फैसला लिया गया, अनुमान लगाने से बेहतर है सीधे जाकर देखो। उस समय अंतरिक्ष दौड़ अपने चरम पर थी। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। सोवियत संघ पहले ही स्पुतनिक और पहला इंसान अंतरिक्ष में भेजकर दुनिया को चौंका चुका था। अब अगला बड़ा लक्ष्य था दूसरे ग्रह तक पहुंचना। मार्स भले ही इंसानों की कल्पनाओं में बसा था, लेकिन वह बहुत दूर था। इसके मुकाबले वीनस हर 19 महीने में पृथ्वी के सबसे करीब आ जाता था। जिससे दूरी कम पड़ती, ईंधन कम लगता और मिशन के सफल होने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती। यही वजह थी कि सोवियत वैज्ञानिकों ने तय किया कि उनका पहला गंभीर गृह मिशन वीनस की ओर भेजा जाएगा। 1961 में पहली बार एक स्पेसक्राफ्ट तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया वेनेरा यानी वीनस। यह सिर्फ एक साधारण फ्लाईबाय नहीं था। योजना थी कि यान वहां तक पहुंचे, डेटा भेजे और मौका मिला तो उसके वातावरण में प्रवेश भी करे। लेकिन उस दौर की तकनीक अभी शुरुआती अवस्था में थी और अनुभव बेहद सीमित। रॉकेट ने उड़ान भरी, पर कुछ ही मिनटों में नियंत्रण बिगड़ गया और मिशन असफल हो गया। इसके बाद दूसरा प्रयास हुआ, फिर तीसरा, लेकिन हर बार कोई ना कोई तकनीकी समस्या रास्ता रोक देती। फिर भी काम नहीं रुका। हर असफलता के बाद इंजीनियर कारण खोजते, डिजाइन सुधारते और नए यान बनाकर दोबारा कोशिश करते रहे। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि असली चुनौती दूरी नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती था वीनस का क्रूर और रहस्यमय वातावरण। वैज्ञानिकों को पहले से अंदेशा था कि वहां का दबाव असामान्य रूप से ज्यादा हो सकता है। अगर वह पृथ्वी से कई गुना निकला तो साधारण धातु से बना कोई भी यान पलक झपकते ही कुचल जाएगा, और अगर तापमान सीमा से ऊपर पहुंचा तो उसके भीतर का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स जलकर बेकार हो जाएगा। मतलब यह सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा नहीं थी, यह ऐसी जगह उतरने की कोशिश थी जहां इंसान की बनाई मशीनें टिक ही ना सकें। इसलिए वेनेरा यान को टैंक की तरह मजबूत बनाया गया। उसका बाहरी ढांचा मोटी धातु से बनाया गया, अंदर इंसुलेशन लगाया गया, खास कूलिंग सिस्टम डाले गए, इलेक्ट्रॉनिक्स को गर्मी से बचाने के लिए परतों में पैक किया गया। हर ग्राम वजन बढ़ रहा था, लेकिन मजबूती जरूरी थी। 1964 से 1966 के बीच कई और मिशन भेजे गए। कुछ रास्ते में संपर्क खो बैठे, कुछ वीनस तक पहुंचे ही नहीं, कुछ वातावरण में घुसते ही नष्ट हो गए। लेकिन इन असफलताओं से एक चीज मिल रही थी, डेटा। पहली बार पता चला कि वीनस का वातावरण लगभग पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर है, बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड है और तापमान उम्मीद से कहीं ज्यादा है। हर नई जानकारी के साथ डिजाइन और भारी होता गया। अब यह साफ हो चुका था कि वहां कोई साधारण स्पेसक्राफ्ट जीवित नहीं रह सकता। उसे एक मजबूत, पूरी तरह सीलबंद और अत्यधिक दबाव सहने वाली संरचना में ढालना होगा। ऐसा कवच जो भीतर जीवन को सुरक्षित रखे और बाहर की प्रचंड गर्मी को कुछ समय तक रोक सके। 1967 में एक नया मिशन भेजा गया, वेनेरा 4। इस बार लक्ष्य था सिर्फ लैंडिंग नहीं, बल्कि वातावरण के अंदर उतरते हुए लगातार माप लेना। यान वीनस के पास पहुंचा, पैराशूट खुला और वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सेंसर काम कर रहे थे, डेटा आ रहा था, तापमान बढ़ रहा था, दबाव तेजी से बढ़ रहा था। हर सेकंड नए नंबर आ रहे थे और वे चौंकाने वाले थे। जितना नीचे जाता उतना खतरनाक माहौल मिलता। फिर अचानक सिग्नल बंद हो गया।
जैसे ही बाहरी दबाव और तापमान उसकी सहन सीमा से आगे बढ़े, यान का सिग्नल अचानक गायब हो गया। बाद में विश्लेषण से पता चला कि वह सतह तक पहुंच ही नहीं पाया था। लेकिन इस मिशन ने एक बड़ा सच सामने रख दिया। वीनस नरम या दलदली दुनिया नहीं था, वह एक भट्टी था। दबाव इतना ज्यादा था कि पृथ्वी की पनडुब्बी भी वहां टिक ना पाए। तापमान इतना था कि धातु पिघलने लगे। अब लक्ष्य बदल गया। पहले लोग सोच रहे थे देखते हैं क्या है, अब लक्ष्य था क्या हम वहां कुछ मिनट भी जिंदा रह सकते हैं। सोवियत वैज्ञानिकों ने फैसला कर लिया था कि अगला यान सिर्फ मजबूत नहीं होगा बल्कि लगभग अभेद होगा। उसे कुछ मिनटों के लिए ही सही मगर उस नर्क जैसी दुनिया में टिके रहना था, क्योंकि वही कुछ मिनट वीनस का असली चेहरा दिखाने के लिए काफी थे। यहीं से शुरू हुआ असली वेनेरा कार्यक्रम। अब यह कोई साधारण मिशन नहीं था, यह एक जोखिम भरा दांव था जहां इंसान पहली बार प्रकृति की सबसे खतरनाक परीक्षा को चुनौती देने जा रहा था। पहली बार इंसान किसी दूसरे ग्रह की सतह को छूने की तैयारी कर रहा था। वेनेरा 4 की असफलता ने सारी गलतफहमियां खत्म कर दी थीं। वीनस अब रहस्यमय नहीं बल्कि खतरनाक साबित हो चुका था। वहां का दबाव पृथ्वी से कई दर्जन गुना ज्यादा था और तापमान इतना कि धातु तक पिघलने लगे। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, या तो यान टिकेगा या फिर से खामोशी। इस बार सोवियत इंजीनियर्स ने जोखिम लेने के बजाय सीधा तरीका अपनाया। उन्होंने माना कि वीनस पर उतरना समुद्र की गहराई में पनडुब्बी उतारने जैसा है, इसलिए लैंडर को उसी सोच से डिजाइन किया गया। यान गोल आकार का बनाया गया क्योंकि गोल संरचना दबाव को बराबर बांटती है। बाहरी खोल मोटा किया गया, खास टाइटेनियम और मजबूत स्टील का इस्तेमाल हुआ। अंदर की इलेक्ट्रॉनिक्स को गर्मी से बचाने के लिए इंसुलेशन की कई परतें लगाई गईं। कूलिंग सिस्टम जोड़े गए ताकि उतरने के बाद कुछ समय तक तापमान नियंत्रित रहे। हर हिस्से का एक ही लक्ष्य था, कुछ मिनट जिंदा रहना। 1969 और 1970 के बीच कई टेस्ट किए गए, छोटे छोटे बदलाव हुए। आखिरकार नया यान तैयार हुआ, वेनेरा 7। यह अब तक का सबसे मजबूत स्पेसक्राफ्ट था जिसे किसी ग्रह पर उतारने के लिए बनाया गया था। 7 अगस्त 1970 को इसे लॉन्च किया गया। रॉकेट ने इसे पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर धकेला। फिर कई महीनों तक यह चुपचाप अंतरिक्ष में यात्रा करता रहा। लाखों किलोमीटर का सफर बिना किसी शोर के तय हुआ। दिसंबर में यह वीनस के पास पहुंचा। अब असली परीक्षा शुरू हुई। लैंडर मुख्य यान से अलग हुआ और सीधा ग्रह की तरफ गिरने लगा। जैसे ही उसने वातावरण को छुआ, बाहर का तापमान तेजी से बढ़ा। हवा इतनी घनी थी कि घर्षण से बाहरी सतह लाल होने लगी। यह किसी उल्कापिंड की तरह जलता हुआ नीचे उतर रहा था। वायुमंडल में गहराई तक उतरते ही पैराशूट खुला और लैंडर की गिरने की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। उसी के साथ सेंसर सक्रिय हो गए और तापमान, दबाव तथा ऊंचाई से जुड़ी रीडिंग्स लगातार पृथ्वी तक पहुंचने लगी। कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक हर सेकंड स्क्रीन पर चलते डेटा को देख रहे थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी एक समस्या उभरी। पैराशूट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और लैंडर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से नीचे गिरने लगा। अब टकराव बेहद जोरदार होने वाला था और किसी को भरोसा नहीं था कि मशीन बच पाएगी। कुछ मिनटों बाद सिग्नल कमजोर पड़ने लगा। रेडियो में हल्की सी खराश सुनाई दी, जैसे आवाज टूट रही हो, और फिर अचानक डेटा स्थिर हो गया। यान रुक चुका था। इसका मतलब साफ था, वह सतह से टकरा चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सिग्नल अभी भी आ रहा था। पहली बार इतिहास में किसी दूसरे ग्रह की सतह से सीधा रेडियो संदेश पृथ्वी तक पहुंच रहा था। यह वो पल था जिसे इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। सेंसर बताते रहे कि तापमान लगभग 470 डिग्री सेल्सियस है। दबाव लगभग 90 से 92 गुना था। वातावरण लगभग पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। यान लगभग 23 मिनट तक स्पष्ट डेटा भेजता रहा। सिर्फ 23 मिनट, लेकिन यही 23 मिनट पूरी दुनिया की समझ बदलने के लिए काफी थे। अब यह साबित हो गया था कि वीनस की सतह तक पहुंचना संभव है। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं था, यह वास्तविकता थी। वेनेरा 7 ने एक दरवाजा खोल दिया। अब अगला कदम था सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि तस्वीरें, क्योंकि जब तक कोई अपनी आंखों से सतह ना देख ले तब तक ग्रह की असली समझ नहीं बनते। इसी लक्ष्य के साथ अगला डिजाइन शुरू हुआ। नए यान में कैमरे जोड़े गए, मजबूत लेंस लगाए गए जो गर्मी में पिघले नहीं। वायरिंग को और सुरक्षित किया गया, लैंडिंग सिस्टम सुधारा गया ताकि टकराव कम हो। 1972 में वेनेरा 8 भेजा गया। इस बार लैंडर ज्यादा नियंत्रित तरीके से उतरा। उसने सतह से रोशनी की मात्रा मापी। यह पता चला कि घने बादलों के बावजूद थोड़ी रोशनी जमीन तक पहुंचती है, मतलब कैमरे काम कर सकते हैं। यह छोटी जानकारी बहुत बड़ी थी। अब तस्वीरें लेना संभव था। इंजीनियर्स ने अगली पीढ़ी का डिजाइन तैयार किया।
इस बार एक भारी और मजबूत लैंडर तैयार किया गया जिसमें 2 कैमरे लगाए गए थे ताकि सतह की पहली तस्वीरें ली जा सके। मिट्टी की बनावट समझने के लिए ड्रिल और विशेष सेंसर जोड़े गए और उसे ऐसे मजबूत पैरों पर खड़ा किया गया जो उतरते समय भयानक दबाव को सह सके। 1975 में 2 मिशन साथ भेजे गए, वेनेरा 9 और वेनेरा 10। दोनों मिशनों में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर था ताकि लैंडर का सिग्नल ऑर्बिटर के जरिए पृथ्वी तक पहुंच सके। दोनों का लक्ष्य बिल्कुल साफ था, सतह पर सुरक्षित उतरना, वहां कुछ समय तक जीवित रहना और फिर इतिहास की पहली तस्वीरें पृथ्वी तक भेजना। लॉन्च के बाद महीनों की यात्रा हुई, फिर दोनों वीनस की तरफ बढ़े। दोनों ने एक एक करके लैंडर छोड़े। जैसे ही पहला लैंडर नीचे उतरा, धरती पर कंट्रोल रूम में सन्नाटा था। कंट्रोल रूम में मौजूद हर निगाह स्क्रीन पर टिकी हुई थी। तभी अचानक सिग्नल मिला, सेंसर एक एक करके सक्रिय होने लगे और कुछ ही पलों बाद कैमरा भी चालू हो गया। कुछ सेकंड की भारी खामोशी के बाद डेटा की पहली लाइनें स्क्रीन पर उभरने लगी, फिर दूसरी, और सबकी धड़कनें तेज हो गईं। धीरे धीरे पूरी तस्वीर बननी शुरू हुई और पहली बार इंसान ने किसी दूसरे ग्रह की जमीन अपनी आंखों से देखी। सतह सपाट नहीं थी, हर ओर बिखरे पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें और सूखी टूटी हुई धरती फैली थी। ना कहीं पानी का नामो निशान था, ना हरियाली की कोई झलक, सिर्फ जली हुई, पथरीली और उजाड़ दुनिया। यह दृश्य किसी सपने जैसा सुंदर नहीं, बल्कि कठोर, सूखा और पूरी तरह निर्जीव था। कुछ देर बाद दूसरा लैंडर भी सुरक्षित उतरा और उसने एक अलग स्थान की तस्वीरें पृथ्वी तक भेजी। उन तस्वीरों ने वीनस की असली सूरत और भी स्पष्ट कर दी। वहां ना कोई दलदल था, ना समुद्र, पूरी सतह चट्टानों, जमे हुए लावा और सूखी जली हुई धरती से ढकी हुई थी। इन दृश्यों ने सालों से चली आ रही सारी बहसों को खत्म कर दिया। अब कल्पनाओं की जगह ठोस प्रमाण मौजूद थे। लेकिन सोवियत टीम यहीं रुकने वाली नहीं थी। अब उनका मकसद सिर्फ दूर से देखना नहीं, बल्कि उस जमीन को सीधे छूकर समझना था। उसकी मिट्टी, उसकी बनावट और उसकी रासायनिक संरचना को मापना था। इसी सोच के साथ अगली पीढ़ी के और भी उन्नत तथा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत यान तैयार किए गए, वेनेरा 13 और वेनेरा 14। इन मिशनों में सिर्फ कैमरे नहीं थे, इस बार उपकरणों की पूरी सूची थी। मिट्टी को खोदने के लिए ड्रिल थी, सैंपल उठाने के लिए छोटा मैकेनिकल हाथ था, अंदर विश्लेषण करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर था, तापमान, दबाव, हवा की रचना, ध्वनि सब मापने के सेंसर थे। और सबसे खास बात, इस बार रंगीन कैमरे लगाए गए थे। यान को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया। बाहरी खोल मोटा था, अंदर का कूलिंग सिस्टम बड़ा था, बैटरियां ज्यादा क्षमता वाली थीं ताकि लैंडर ज्यादा देर तक जिंदा रह सके। 1981 के अंत में दोनों यान लॉन्च किए गए। कई महीनों की यात्रा के बाद वे वीनस के पास पहुंचे। मार्च 1982 में पहला लैंडर वीनस के घने वातावरण में प्रवेश कर गया। वायुमंडल से टकराते ही घर्षण ने उसकी बाहरी सतह को फिर से तपाना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों बाद पैराशूट खुला और लैंडर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सेंसर लगातार डेटा भेज रहे थे, जबकि हर किलोमीटर के साथ तापमान बढ़ता जा रहा था और दबाव खतरनाक गति से ऊपर चढ़ रहा था। लेकिन इस बार यान तैयार था इन सब का सामना करने के लिए, बिना झुके। कुछ ही पलों बाद लैंडर सतह से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि धूल का बादल चारों ओर फैल गया, लेकिन झटका थमते ही सिग्नल स्थिर हो गया। यह इस बात का संकेत था कि लैंडिंग सफल रही। कंट्रोल रूम में सबकी सांसें थम गईं। कुछ सेकंड बाद कैमरा सक्रिय हुआ और पहली तस्वीर पृथ्वी की ओर भेजी गई। इस बार दृश्य पहली जैसा धुंधला या काले सफेद नहीं था, बल्कि रंगों से भरा हुआ था। वीनस की सतह पहली बार अपने असली रूप में दिखाई दे रही थी। स्क्रीन पर नारंगी भूरे रंग की जमीन दिखी, पत्थर पड़े थे, कुछ चट्टानें चिकनी थीं जैसे कभी पिघले हुए लावा से बनी हो। आकाश पीला नारंगी दिख रहा था क्योंकि घने बादल सूरज की रोशनी को फिल्टर कर रहे थे। यह पहली बार था जब किसी इंसान ने दूसरे ग्रह को उसके असली रंग में देखा। इसके बाद ड्रिल सक्रिय हुई। उसने जमीन में घुसकर मिट्टी निकाली, छोटा हाथ सैंपल उठाकर अंदर ले गया। विश्लेषण शुरू हुआ। रिपोर्ट आई कि मिट्टी बेसाल्ट जैसी है जो ज्वालामुखी लावा से बनती है। मतलब साफ था कि वीनस की सतह पर बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी गतिविधियां हुई थी। यान लगातार काम करता रहा और समय धीरे धीरे बीतता गया। आधा घंटा गुजर गया, फिर 40 मिनट और देखते ही देखते 50 मिनट भी पार हो गए। यह उम्मीद से कहीं ज्यादा था। कूलिंग सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, लेकिन मशीन अब भी जिद की तरह जिंदा थी। सेंसरों ने वातावरण के कंपन रिकॉर्ड किए, जिनसे वैज्ञानिकों ने बाद में वहां की हवाओं और मशीन की ध्वनियों का अनुमान लगाया। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी दूसरे ग्रह की ध्वनि रिकॉर्ड हुई। कुछ दिन बाद वेनेरा 14 भी उतरा और उसने अलग जगह से वही प्रयोग दोहराए। दूसरी मिट्टी, दूसरी चट्टानें, लेकिन परिणाम लगभग समान थे। पूरी सतह ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी थी। अब वीनस का वैज्ञानिक चित्र लगभग पूरा हो चुका था।
अब तापमान से लेकर दबाव तक, वातावरण की रचना से लेकर मिट्टी की बनावट तक हर जरूरी जानकारी इंसान के पास थी। तस्वीरें थीं, रंग थे, यहाँ तक कि उस वीरान दुनिया की ध्वनि भी रिकॉर्ड हो चुकी थी। अनुमान लगाने का दौर खत्म हो चुका था। वीनस अब कोई रहस्य नहीं रहा, बल्कि एक पूरी तरह मापा और समझा हुआ ग्रह बन चुका था। इन मिशनों ने एक और बात साबित की, लैंडर पहले की तुलना में ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते थे। वेनेरा 13 लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा, करीब 127 मिनट तक चला। यह वीनस जैसी जगह के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन हर मिशन महंगा था। हर लॉन्च में भारी रॉकेट लगता था और इतनी मजबूत मशीन बनाना आसान नहीं था। हर बार महीनों की तैयारी और बड़ी लागत लगती थी। फिर भी सोवियत संघ ने कुछ और ऑर्बिटर और लैंडर भेजे। उन्होंने रडार से सतह के नक्शे बनाए, ऊंचाई मापी, पहाड़, मैदान, गड्ढे सब दर्ज किए गए। धीरे धीरे वीनस एक रहस्यमय चमकीला बिंदु नहीं रहा, वह एक पूरी तरह अध्ययन किया हुआ ग्रह बन गया। लेकिन 1980 के दशक के मध्य तक हालात बदलने लगे। सोवियत अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी, अंतरिक्ष कार्यक्रम पर दबाव बढ़ रहा था, संसाधन कम होने लगे, प्राथमिकताएं बदल गईं। आखिरकार वेनेरा कार्यक्रम थम गया। आखिरी लैंडर के बाद वीनस की ओर कोई नया प्रयास नहीं किया गया और जो मशीनें उसकी सतह तक पहुंची थीं, वे वहीं पत्थरों और आग जैसी गर्मी के बीच हमेशा के लिए ठहर गईं। उनके कैमरे खामोश हो गए, बैटरियां खत्म हो गईं, उनके भेजे हुए आंकड़े और तस्वीरें हमेशा के लिए इंसानी रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए। आज भी जब वीनस के बारे में सटीक जानकारी चाहिए होती है तो वैज्ञानिक उन्हीं पुराने वेनेरा मिशनों का डेटा खोलते हैं, क्योंकि वही सबसे भरोसेमंद और असली माप है। सोवियत संघ इतिहास में वह पहला और अब तक का एकमात्र देश बना जिसने बार बार वीनस की सतह पर सफल लैंडिंग की। उन्होंने सिर्फ वहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उतर कर काम किया, तस्वीरें ली, मिट्टी की जांच की और उस रहस्यमय ग्रह का वैज्ञानिक सच दुनिया के सामने रख दिया। और इस तरह आसमान में चमकता हुआ वह रहस्यमय तारा धीरे धीरे एक कठोर, झुलसी हुई और पथरीली दुनिया में बदल गया। वीनस अब कल्पनाओं का ग्रह नहीं रहा था, वह पूरी तरह मापा, समझा और दर्ज किया हुआ जा चुका था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।